Traumatic brain injury is the leading cause of death and disability in adults and children. Let's learn about traumatic brain injury. A TBI or a traumatic brain injury is defined as an alteration in brain function or other evidence of brain pathology caused by an external force. Or we can say that TBI is a non-degenerative, non-congenital insult to the brain फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स. कोई भी एक्सटर्नली फोर्स लगी, कुछ हिट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ जिस वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स आपके ब्रेन पर पड़ रही है और आपका ब्रेन का फंक्शन जो है वो अल्टर हो रहा है, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, चेंज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ब्रेन फंक्शन, या ब्रेन में कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, कोई भी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है ड्यू टू दैट एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स. दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. दैट इज अ ब्रेन इंजरी ड्यू टू ट्रॉमा, possibly leading to permanent or temporary impairment of cognitive, physical and psychosocial function with an associated diminished or altered state of consciousness. So obviously अगर आपके ब्रेन पे इंजरी हुई है और आपका ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो उस इंजरी की वजह से अफेक्ट हुआ, उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. इट कैन बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अगर आपका ब्रेन स्टेम वगैरह इन्वॉल्व है, और आपका मोटर फंक्शन जा सकता है. इट कैन बी टेम्परेरी और इट कैन बी परमानेंट, बट इट ओवरऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरी. TBI is the leading cause of death and disability in children and adults from the age 1 to 44. It means ये जो इंजरी है, जो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, ये ज्यादातर एडल्ट्स में देखने को मिलती है ओल्डर एडल्ट्स के कंपैरेटिवली, बिकॉज यंगस्टर्स जो हैं वो ज्यादातर रोड पर हैं. Sometimes they try to do stunts and all these things, या फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं. इस वजह से जो आपका एडल्टहुड वाला पीरियड है उसके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, इट कैन बी ड्यू टू द ब्लंट इंजरी और इट कैन बी ड्यू टू द पेनिट्रेटिंग इंजरी. सो इन ब्लंट इंजरी वी हैव मोटर व्हीकल एक्सीडेंट MVA और असॉल्ट, कोई फिजिकल अटैक हुआ, किसी ने कुछ मार दिया सिर में, कोई डंडा मार दिया या किसी ने कुछ ईंट उठा के मार दी टाइप ऑफ, या फॉल्स, कोई गिर गया, सिर के बल गिरा, सीढ़ियों से गिरा, एकदम सिर कहीं पे जाकर बजा, तो ये आपकी ब्लंट इंजरीज में आएगा. सो द सेकंड टाइप इज पेनिट्रेटिंग इंजरी, जिसमें गन शॉट वुंड्स या स्टैबिंग, या किसी ने आपके सिर में कोई चाकू वगैरह मार दिया, एन एक्सप्लोजन, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके फ्रेगमेंट्स टूटकर आपके ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाए. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी. If we talk about the primary injury, the primary traumatic brain injury results from either brain tissue coming into contact with an object, that is bony skull, or external object such as a bullet or a sharp instrument creating a penetrating injury, or rapid acceleration deceleration of the brain creating cortical disruption. प्राइमरी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कब होगी? जब आपका ब्रेन जो कि स्कल में प्रोटेक्टेड है, या तो वो स्कल की बोन्स के साथ कांटेक्ट में आ गया है कि कोई इंजरी हुई, स्कल की बोन फ्रैक्चर हुई और वो आपके ब्रेन में पेनिट्रेट कर गई, या फिर आपके ब्रेन के अंदर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट, कोई चाकू या कुछ भी कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट, कोई बुलेट है, वो पेनिट्रेट हो गई है, ठीक है, या फिर आपकी रैपिड एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन हुआ, एकदम झटका लगा, आप गाड़ी में बैठे थे, एकदम से सिर आगे गया, पीछे गया, एकदम एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन हुई ब्रेन की, जिस वजह से आपकी कॉर्टिकल डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगी. Then acceleration and deceleration cause shear, tensile and compression forces within the brain. So जब भी ये एकदम से एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन होगा तो आपके ब्रेन के अंदर shear, tensile, ये forces लगेंगी जो कि क्या करेंगी, आपके कॉर्टिकल डिस्ट्रप्शन ले आएगी, बेसिकली which causes DAI, tissue tearing and the diffuse axonal injury, then tissue tearing and the intracerebral hemorrhages as well. अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई अंदर तो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा. सेकेंड वी हैव दी ब्लास्ट इंजरी. ब्लास्ट इंजरी में क्या होगा कि इडीमा हो सकता है ब्रेन के अंदर, कंट्यूजन्स हो गए हैं, अगेन एक्सोनल इंजरी होगी, हेमेटोमा डेवलप हो रहा है, या फिर हेमरेज हो सकता है. सेकेंडरी इंजरी की अगर हम बात करें, सो इट इज डैमेज टू दी सेल्स दैट आर नॉट इनिशियली इंजर्ड. सेकेंडरी बोला ही, जैसे आप पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, देन उससे आप ट्रांसफर होकर सेकेंडरी में जाते हैं. सिमिलरली जब कोई इंजरी होगी तो पहले प्राइमरी फिजियोलॉजी चलेगी, प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी होगी आपके ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की. अब कुछ टाइम बाद जो अनइंजर्ड सेल थे वो भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इंजरी. सो इट इज द डैमेज टू द सेल्स दैट आर नॉट इनिशियली इंजर्ड. इट अकर्स आवर्स टू वीक्स आफ्टर इंजरी. इंजरी होने के कुछ घंटों बाद या कुछ हफ्तों बाद
ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड इश्कीमिया, बिकॉज अगर हाइपोक्सिया होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है या इश्कीमिया है, ब्लड सप्लाई कम है, सो अल्टीमेटली आपकी इंजरी जो है वो और ज्यादा प्रोग्रेशन में जाती रहेगी। सेकेंडरी सेल डेथ अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेन ऑफ सेल्यूलर इवेंट दैट फॉलो टिश्यू डैमेज in addition to the secondary effects of the hypoxemia, hypotension, ischemia, edema and elevated ICP, that is intracranial pressure। तो अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इडीमा है, स्वेलिंग है ब्रेन में, इश्कीमिया है यानी ब्लड सप्लाई कम है, हाइपोटेंशन यानी लो बीपी है, या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, सो इस वजह से आपकी इंजरी और ज्यादा प्रोग्रेस हो। The secondary processes develop over hours and days and include glutamate neurotoxicity। So what happen in glutamate neurotoxicity? एक अमाइनो एसिड है जो बहुत ज्यादा आपके ब्रेन में एलिवेट हो जाएगा। अल्टीमेटली इट विल कॉज फेलियर ऑफ आयन पंप, आयनिक डिसबैलेंस होगा, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जो है वो बिगड़ जाएगा। देन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड अदर आयंस, फ्री रेडिकल रिलीज, फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे, सो अल्टीमेटली दे विल इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड द इंजरी। Cytokines and inflammatory responses that again will progress to the inflammation and that can lead to cell death. If we talk about signs and symptoms of traumatic brain injury, so the mild traumatic brain injury के जो symptoms और signs हैं, that is loss of consciousness for a few seconds to few minutes। mild injury हुई है तो कुछ मिनट्स के बाद आपको जो है इसमें होश आ जाएगा। देन मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम्स, कुछ टाइम के लिए एकदम के लिए मेमोरी या कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हेडेक, डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस, नॉजिया और वॉमिटिंग एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग। इफ यू टॉक अबाउट मॉडरेट टू सिवियर टीबीआई, देन देयर मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेवरल मिनट्स टू आवर्स, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। स्लर्ड स्पीच, आपकी स्पीच डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी। इनएबिलिटी टू अवेकन फ्रॉम स्लीप, इफ यू आर अस्लीप तो वहां उठने में आपको प्रॉब्लम आएगी। वीकनेस और नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड परसिस्टेंट हेडेक और हेडेक दैट वर्सन्स, विद टाइम आपका हेडेक जो है वो बिगड़ता जाएगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो न्यूरोमस्कुलर में आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल सी पैरासिस यानी कि मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। एबनॉर्मल टोन, हो सकता है कि आपकी टोन जो है वो बिगड़ जाए, इट कैन गो इन स्पास्टिसिटी एंड फ्लैसिडिटी वगैरह। मोटर फंक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि डिस्टर्ब्ड है। पोस्चरल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो दो तरीके के पोस्चर्स देखने को मिल सकते हैं, या तो डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग या फिर डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। इसके ऊपर अलग से भी एक रील डली हुई है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। इफ वी टॉक अबाउट द कॉग्निशन वाला पार्ट, सो मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, देन योर लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन, जजमेंट, आपकी बॉडी अवेयरनेस, अप्रेक्सियाज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक बार डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरिब्रेट की बात कर लेते हैं थोड़ी जल्दी। सो डीकॉर्टिकेट जो है, द आर्म्स आर रिजिडली फ्लेक्स्ड एट द एल्बोज एंड द रिस्ट, सो योर आर्म्स विल बी फ्लेक्स्ड, ठीक है। द लेग्स आल्सो मे बी फ्लेक्स्ड विद द टोज रिजिडली पॉइंटेड, टोज पॉइंटेड है और आपकी बिल्कुल जो लेग्स हैं वो भी फ्लेक्स्ड हो सकती हैं। indicates a lesion in the brain and it occurs due to damage to the one or both the corticospinal tract. If we talk about the decerebrate posture, so the arms are rigidly, straightly internally rotated and the legs are extended with the toes rigidly pointed and it indicates the damage to the upper brain stem. Communication and swallowing problems can be there. फिजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो स्पास्टिसिटी हो सकती है, फिजिकल पैरालिसिस हो सकता है, कई बार हो सकता है कि बिल्कुल ही मूवमेंट जो है वो चली जाए, MMT 0 आए। क्रॉनिक पेन हो सकता है, सेंसरी चेंजेस आएंगे, लॉस ऑफ स्टेमिना एंड कंट्रोल ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर। एडीएल्स की बात करें तो सारा ही एडीएल बिगड़ जाएगा अगर किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, वो कोमा में है या अगर वो वेंटिलेटर पर है, तो उस टाइम पे बट ऑब्वियसली वो जितनी बेसिक मोबिलिटी वाले काम करता है वो सारे उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। Secondary impairments can include DVT because of prolonged bed rest as a bed rest complication, pressure ulcers, pneumonia due to aspiration, chronic pain हो सकता है, contractures हो सकते हैं अगर लंबे समय तक immobility रहेगी, fractures can happen क्योंकि जब वो इंजरी हुई गिरा है तो उस वजह से हो सकता है कोई और बोन वगैरह भी ब्रेक हो गई हो। Decreased endurance, muscle atrophy and peripheral nerve damage can occur. In complications, so first of all we will talk about the neuromuscular impairment, so impaired motor function, upper extremity and lower extremity paralysis, that is muscle weakness, impaired coordination बिगड़ जाएगा, postural control आपका impair हो जाएगा,
टोन एबनॉर्मल होगी, गेट एबनॉर्मल होगा, कोरिया, ट्रेमर्स एंड डिस्टोनिया हो सकता है, लेस कॉमन है लेकिन स्टिल ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ सकती है, देखने को मिल सकती हैं। सोमैटोसेंसरी इंपेयरमेंट्स आपको देखने को मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द लीजन इन द ब्रेन, दैट विच लोब इज अफेक्टेड द मोस्ट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स की अगर हम बात करें, सो कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट में से रिसीव कर रहे हैं, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, दैट इज कॉग्निशन। सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स में दे आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, सबसे पहले सो कोमा हो सकता है, दिस रिजल्ट फ्रॉम वाइड स्प्रेड डैमेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। कोमा है, बिल्कुल ही ब्रेन जो है वो फंक्शनिंग ही नहीं है। सो आफ्टर अ फ्यू डे टू अ फ्यू वीक अ पर्सन मे इमर्ज फ्रॉम अ कोमा और एंटर अ वेजिटेटिव स्टेट। अगर कोमा से निकलेगा तो वो आ जाएगा वेजिटेटिव स्टेट में। सो इट इज पॉसिबल दैट अ वेजिटेटिव स्टेट कैन बिकम परमानेंट। हो सकता है वेजिटेटिव स्टेट परमानेंट हो, बट ऑफन इंडिविजुअल्स दे प्रोग्रेस टू अ मिनिमली कॉन्शियस स्टेट। So what about the minimally conscious state? It is a condition of severely altered consciousness, but with some evidence of self-awareness or awareness of one's movement. अपनी थोड़ी बहुत आपको मूवमेंट की अवेयरनेस है या सेल्फ अवेयरनेस है, आपको अपनी सोमैटोएग्नोसिया की प्रॉब्लम नहीं है, यू नो अबाउट योर बॉडी, राइट। सो आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सिवियरली इम्पेयरमेंट में हैं कि कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, बाकी चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा कॉग्निटिवली एबल नहीं है। लॉक्ड इन सिंड्रोम, अ पर्सन इन लॉक्ड इन सिंड्रोम इज अवेयर ऑफ हिज और हर सराउंडिंग एंड अवेक, बट ही और शी इज नॉट एबल टू स्पीक और मूव। चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, हाथ पैर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी उसको पता है मेरे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। सो पेशेंट इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, बट स्टिल पेशेंट जो है उसको पता सब कुछ है। सो दिस इज द लॉक्ड इन सिंड्रोम। सो द पेशेंट मे बी एबल टू कम्युनिकेट विद आई मूवमेंट। सो जैसे हम बोलते हैं आपको पता है ये कौन है, तो वो अपनी आंखों से झपक के आपको बताएगा कि हाँ मुझे पता है। पानी पियोगे, अगर राइल्स लगाया कुछ भी लगा तो ऐसे ऐसे आंखों से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहा है और कोई मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रही है। If we talk about the communications, then common language and communication deficit, they include disorganized या tangential oral और written communication होगी। इम्प्रिसाइज लैंग्वेज है, इट डिपेंड्स कि आपका ब्रेन का अगर ब्रोकाइज एरिया गया है तो आपका मोटर एफेजिया है, अगर आपका वर्निक्स एरिया गया है देन यू विल लैंड इन दी सेंसरी अफेजिया और दी वर्निक्स अफेजिया। ठीक है, कि अगर वो बोल रहा है तो अनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स हैं या इम्पेयर्ड सिंटैक्स है, सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, फ्लुएंसी नहीं है। देन डिसऑटोनोमिया, एलिवेटेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी एलिवेट हो जाती है, इट अकर्स एज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। जब भी ट्रॉमा होता है, कोई भी चोट लगती है, तो आपका एसएनएस जो है वो ओवर एक्टिविटी करता है। सो ऑब्वियसली आफ्टर फॉलोइंग दी टीबीआई एज वेल, दिस रिस्पॉन्स में बिकम ओवर एक्टिव, आपका एसएनएस ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। सो इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायाफ्रेसिस, यू विल स्वेट मोर, ओवर स्वेटिंग होगी आपको। ठीक है, देन देयर इज हाइपरथर्मिया, आपका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। अदर सिम्टम्स डिकॉर्टिकेट एंड डिसेलिब्रेट पोस्चर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। हाइपरटोनिया एज इट इज अ यूएमएन लीजन एंड टीथ ग्राइंडिंग। ट्रॉमेटिक सीजर, between 12 to 50% of people with severe traumatic brain injury develop post-traumatic seizures. So anti-epileptics या anti-convulsant medications such as phenytoin and fosphenytoin are used for the seizures prophylaxis, that is prevention. एक्टिविटी लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन एडियल्स एंड बेसिक मोबिलिटी जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, बट ऑब्वियसली अगर एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट बेड पर है, कोमा पर है, लॉक्ड इन सिंड्रोम में है, सो पार्टिसिपेशन क्या ही करेगा कम्युनिटी लेवल पर। सो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर भी है, कम्युनिटी लेवल पर भी है। सो ओवरऑल डिसेबिलिटी इसमें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। If we talk about diagnosis, traumatic brain injury is generally categorized as severe, moderate और mild using Glasgow Coma Scale. अगर आपका GCS स्केल 8 या 8 से कम है, सो आपको सिवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। अगर आपका स्कोर GCS का 9 से 12 के बीच में है, then you have moderate injury, and if your score is between 13 to 15, then it indicates you have mild traumatic brain injury. Otherwise, other than this GCS scoring, you can go for obviously CT scan and MRI to explore which area of the brain is impacted. Then duration of post-traumatic amnesia, that is PTA, that ये time होता है, it is a length of time between injury and the time at which the patient is able to consistently remember the ongoing event. कुछ टाइम के लिए पेशेंट अपनी याददाश्त भूल जाता है, उसको बोलते हैं PTA, that is post-traumatic amnesia, कि भाई ट्रॉमा हुआ उसके बाद हमें एमनीसिया हो गया, हम भूल गए। तो ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीसिया वो टाइम है कि अगर आज चोट लगी, अभी चोट लगी 10 बजे, और उसको 12 बजे दोबारा से सब चीजें याद आने लग गई,
तो 10 से 12 के बीच में जो 2 घंटे हैं वो उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीसिया का ड्यूरेशन है। So we have the characteristics of mild, moderate and severe TBI. Mild TBI, moderate and the severe one. Mild TBI की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 30 मिनट तक मैक्सिमम रहती है। मॉडरेट TBI के अंदर अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे तो वो 30 मिनट से ज्यादा हो सकती है और एक दिन के अंदर अंदर होश आ जाएगा। लेकिन सिवियर TBI है तो एक दिन के बाद होश आएगा, यानी एक दिन तक आप पूरा बेहोश हैं या अनकॉन्शियस हैं। PTA यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीसिया का जो ड्यूरेशन है, माइल्ड TBI में आपको एक दिन तक याददाश्त भूलेगी, एक दिन के बाद आपको याददाश्त वापस याद आ जाएगी। मॉडरेट TBI की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन से ज्यादा और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन अगर सिवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है तो 7 दिन से ज्यादा भी टाइम लग सकता है कि आपको आपकी याददाश्त वापस आए या आप दोबारा ऑनगोइंग इवेंट्स को याद कर सकें या आप अपने ऑनगोइंग इवेंट्स को याद कर पाए। देन न्यूरो इमेजिंग, इसमें अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल आती है, GCS 13 to 15 आएगा। मॉडरेट TBI में नॉर्मल या एबनॉर्मल भी आ सकती है आपकी न्यूरो इमेजिंग, CT MRI, और GCS 9 से 12 के बीच में होगा। और अगर आपका GCS 9 से कम है सो बिल्कुल सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है और इसमें आपकी ऑब्वियसली नॉर्मल तो नहीं आएगी, मोस्ट प्रोबेबली एबनॉर्मल न्यूरो इमेजिंग ही आपको देखने को मिलेगी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, द कॉजेज ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, द पैथोफिजियोलॉजी of primary and secondary traumatic brain injury, then the clinical manifestation, sign and symptoms, then how you can diagnose is it a mild, moderate or severe traumatic brain injury.